हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए सीटेट, यूपीटेट, एस्टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण शिक्षा से क्वेश्चन लाया हूँ। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। और आप देख सकते हैं पर्यावरण जो भाग 5 है, और इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता की। तो देखिए, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं, और रेखा शर्मा जो है ये हरियाणा की रहने वाली है। इसी तरीक़ा से अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है महिला आयोग की अध्यक्ष हों। तो आप समझ सकते हैं, वर्तमान में आप चेक कर सकते हैं कहाँ अभी अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये बुक से मैं दे रहा हूँ कंटेंट, हो सकता है पीछे का हो, तो आप अभी अपडेट हो जाएं इसके लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राष्ट्रपति। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। राइट आंसर है राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये जो नियुक्ति करते हैं ना, तो देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन वहीं राज्यसभा जो होता है उसे भंग नहीं किया जाता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ भाग 9 है, भाग 6 है, भाग 3 है, भाग 4 है। तो राइट आंसर है आपका भाग, देख सकते हैं, भाग आपका 9 में शामिल है कि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। इसी तरीक़ा से अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। और ये कह सकते हैं कि आप एसएसटी में भी आपका ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो एसएसटी आपका सोशलॉजी, सामाजिक विज्ञान जो होता है, उससे भी क्वेश्चन जो आता है, तो उसमें भी ये पॉलिटी से समझिए क्वेश्चन टकराएगी। तो आप पर्यावरण रखे हैं तो कोई बात ही नहीं, तो और टकराने की उम्मीद है। तो देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से। तो राइट आंसर है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से। देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। और संविधान का निर्माता जो है ना, ये आप याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और वही संविधान को लिखे थे। और भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है, तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, और ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है, और इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या उपयोग है, और पानी में घुलने वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, क्यों हो जाता है ये भी आप समझे, इसका सूत्र भी समझ गए।
चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपका विधि का शासन विचार, ये लिया गया है इंग्लैंड से। तो 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ रहा है और आप लोगों को भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आंसर देकर और उसका सलूशन पढ़ के आगे निकल जाऊँ। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है इंग्लैंड से। और भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। मतलब विधि का शासन, कैसे कैसे क्या विधि होती है, कौन सी विधि आपको फॉलो करनी है, ये सब इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, लोकसभा के अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। राइट आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। देखिए लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ये सब लोकसभा के चुनाव अधिसूचना जो जारी करते हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग के पास ही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रश्नकाल। देखिए लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है और संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है और इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तो इस तरीक़ा से अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रह क्या है। तो वर्षा जल संग्रह क्या है, तो देखिए ये है आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अब देखिए इसके बारे में समझिए। वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल का संग्रह कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाते हैं, मतलब अपना अपना रास्ता अपना लेते हैं जब पानी गिरते हैं। तो वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा की पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। और एक चीज़ आप याद रखिए कि वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है। तो आप कभी ना संकेत करें कि वर्षा का जल अशुद्ध है, बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित है। बात हुई इसमें असम राज्य की, तो असम की राजधानी आपका दिसपुर है। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो राइट आंसर है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। याद रखिए और ध्यान से देखिए कि ऑप्शन कैसे बनाया गया। तो सी नंबर ऑप्शन राइट है। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है उत्पादक। पहले उत्पादक किया जाता है, फिर उपभोक्ता के पास जाता है, फिर अपघटक होता है। तो उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है और यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है,
किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। और राइट आंसर जो है ये है आपका डी नंबर। देखिए, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं और क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती है। इस तरीक़ा से मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह क्या है, तो वो है आपका उपयुक्त सभी। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, तो ये सब करना क्या है, एक तरह का जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका जिम्मेदार यही सब है। देखिए डिटेल में समझिए कि वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इन मानवीय गतिविधि से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती है, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को समझदारी से काम करनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेट्रोफा। देखिए जेट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है और इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। कांकीनाडा अर्थात आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओशिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया। तो राइट आंसर है आपका तुलसी। देखिए जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओशिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। सोचने वाली बात है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी को ही हम सुरक्षित पानी कह सकते हैं। 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 0.65% ही पीने योग्य पानी है, बाकी सब क्या है, सब बेकार पानी है। समझिए तो गंदगी फैला हुआ है और जो शुद्ध है वो 65% अर्थात 0.65% ही पानी पीने योग्य है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो आप जानते ही होंगे कि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस लीक हुआ था, जिसके कारण वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका सूत्र है CH3NCO, गैस के रिसाव के कारण हुई थी और यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बन कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है और इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। ये डाटा तो इसमें गलत दिया हुआ है, 2500 से ऊपर लोग मारे गए थे, कहने का मतलब लाखों लोग मारे गए थे, तो समझ सकते हैं। और ये डाटा जो है वो गलत है, इसमें जो डाटा है वो गलत है। चलिए अब अगला समझिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए
देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आपका जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय थीम जो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, अर्थात बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत ही थे। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर है आपका कृषि वैज्ञानिक थे। देखिए MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो समझ सकते हैं MS स्वामीनाथन कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? यह आपका देहरादून में स्थित है। देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो ये सोख लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए, और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। तो ये समझ सकते हैं, ये आपका सूत्र नीचे है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मृतक भक्षी। देखिए मृतक भक्षी कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। ये जीव विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा? तो राइट आंसर है भूतापीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है और इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होती है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी लद्दाख, तातापानी झारखंड और खम्मम तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। राइट आंसर है आपका ये पाए जाते हैं आपका 16 घाट स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है और इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन है, तो धैर्य से आप वीडियो देखिए और आगे भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापिट्टू, कुंथुनकुलम, कोक्काकारेबिल्लुरु, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है डी, सभी है इसमें। देखिए भारत में पेलिकन पक्षी नेलापट्टू, कुंथुनकुलम, कोक्काकारेबिल्लुरु सभी जगह प्रजनन करते हैं। इस तरीक़ा से और वीडियो लगातार आपके बीच आते रहेगी। हिंदी, जीके, जो भी टॉपिक का आपका मांग रहेगा वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार डिमांड करिए, कमेंट करिए, मैं आपके लिए रेडी हूँ, ठीक है। आगे देखिए, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है पारा। देखिए मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा अर्थात Hg पाया जाता है और इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए और जिनमें हाथ, पैर, मुंह शून्य होना,
संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फाली जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। यह बीमारी पहली बार जापान के मिनीमाता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई, तो इस कारण इसे मिनीमाता रोग कहा जाता है। तो सोच समझकर मछली उछली खाना चाहिए आपको, और अगर खाते हैं तो आपको मना भी मैं नहीं कर सकता। ये अपने आप पे डिपेंड होता है, जिसका इच्छा भगवान करता है तो वो छोड़ देते हैं, और जिनका इच्छा खाने का रहता है वो तो खाते ही हैं। चाहे भागवत वाचक कितना भी बोल दें, कितना बड़े बड़े ज्ञानी आपको बोल दें, लेकिन जब तक आत्मा आपका जवाब नहीं देगा कि अब नहीं खाना चाहिए, तब तक आप नहीं छोड़ते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, तो मैं भी देखिए कुछ चीज़ों को छोड़ दिया हूँ, कुछ जो है अभी खा रहा हूँ, तो लेकिन मेरा एक आत्मा जवाब कभी कभी देता है कि आप इस चीज़ को मत खाओ, इसको छोड़ दो। तो बस कुछ ही दिन के बात है, मेरा खुद ब खुद ऑटोमेटिक छूट जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही छूटता है। ठीक है, जो भी छोड़ते हैं। अब देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। राइट आंसर है दक्षिणी ध्रुव। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ, और सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था, और ओजोन क्षेत्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जयकानिया, SR दास। तो राइट आंसर है हीरालाल जयकानिया। सर हीरालाल जैकसुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसी तरीक़ा से रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये है आपका विलुप्त के करीब जीव से। देखिए, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है, और रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतु का रिकॉर्ड रखा जाता है, और पौधे, जंतुओं और अन्य जीव के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है, और इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरीक़ा से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा से आपके बीच में दे दिया हूँ, और लास्ट में यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।